हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। गुड इवनिंग बच्चों, आई होप मेरा ऑडियो वीडियो सभी कुछ क्लियर है। और आज की ये जो क्लास है ये थोड़ी सी फैक्चुअल होने वाली है। आई थिंक आपने देख लिया होगा। आज हम कवर करेंगे इंडिया के आइलैंड्स, लेकिन जैसा मैंने बताया था शुरुआत से ही कि हम केवल और केवल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, चीजों को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंटरलिंक करते हुए और एक वाटर ड्रॉप इफेक्ट की अप्रोच से कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं ना केवल इंडिया के आइलैंड्स बताऊंगा, आप इंडिया के आइलैंड्स देखते हुए वर्ल्ड के कुछ आइलैंड्स को भी अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर सकते हो। और थर्डली आप ये भी कर सकते हैं कि अभी की आज की जो क्लास है इससे बायोडायवर्सिटी का भी कुछ सेक्शन जो आइलैंड्स के फॉर्म में जो है ओवरलैप करता है, हम उसे भी जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, चलो बिफोर आई स्टार्ट मेक इट श्योर के संपूर्ण बैचेस में अभी भी एडमिशन ओपन है। एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर सकते हो। 11,000 का कैश प्राइस हर मंथ मिलेगा अगर आप रैंक फर्स्ट लाते हो अपने बैच में। टेस्ट होगा, रैंक फर्स्ट लाने वाले को कैश प्राइस मिलेगा। और यार इतना ही नहीं, आप अगर ठीक से मेहनत करते हो, अगर आप एक पोटेंशियल स्टूडेंट हो और आप ठीक से पढ़ाई करोगे, बैचेस में क्लासेस अटेंड करोगे और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो स्टडी IQ आपको अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली भी बुलाएगा, इवन प्री के पहले। ठीक है, इसके अलावा मेंस में जब आप अपीयर होने वाले होंगे स्टडी IQ अपने खर्चे में आपको दिल्ली बुलाएगा, अपने प्रीमाइसेस में रखेंगे और साथ में आपको फूड, लॉन्ड्री से लेकर लाइब्रेरी तक की सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि आप अपने मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। और इतना ही नहीं, आपको जो है वो 18 किताबों का सेट यानी कि सिलेक्शन बॉक्स से कहा जाता है, ये भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। साथ में 1-to-1 मेंटरशिप होगी और ये सारी चीजें आपको संपूर्ण बैचेस में मिलेंगी। आपके पास अभी चांस है इन बैचेस के साथ जुड़ने का। साथ में यार अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो तो हमारे माध्यम की सबसे बड़ी कमी को आप पूरा कर सकते हो, उस गैप को आप फुलफिल कर सकते हो। ज्योग्राफी ऑप्शनल, भूगोल वैकल्पिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम ऑप्शनल पढ़ लेंगे तो जीएस कवर हो जाएगा क्या, जीएस ज्योग्राफी का और एनवायरमेंट का? 100%। और इतना ही नहीं, मैं आपको शॉर्टी से कहता हूं कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इवन सोसाइटी, इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये पूरा सेक्शन आपका कवर होगा। और ये जो सेक्शन है ये प्री और मेंस दोनों में सुपर इंपॉर्टेंट होता है। अब वो स्टूडेंट जो शायद जीएस की गहराई से इस चीज को लिख रहा होगा अपने उत्तर में और आप इसे ऑप्शनल की गहराई से लिखेंगे, आप समझ पाएंगे कि आपका आंसर जो है वो फार अहेड होगा उस स्टूडेंट से। करना चाहते हो तैयारी, ऑप्शन अवेलेबल है। और ये याद रखना, हमारे माध्यम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्री क्लियर ना करना। और डियर 30 से 35 क्वेश्चंस मैं क्लियरली कह दूं कि ये देयर विल बी लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होंगे अगर आप जो है वो ज्योग्राफी एज अ ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और एनरोल कर सकते हो। PDF चाहिए हो लेक्चर से रिलेटेड तो पीछे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल, इसी पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे बैचेस में एनरोल करना है। मैं आपको सारी असिस्टेंस जो भी रिक्वायर्ड होगा आई विल प्रोवाइड यू। 1-to-1 आप मुझसे बात करना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो कोर्सेज के रिगार्डिंग, आपके डाउट्स के रिगार्डिंग, तो दिस इज द ईमेल ID, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम। ठीक है, चलो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। हमारा डिस्कशन है आज की क्लास में इज आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप समूह। ठीक है, अब इस चैप्टर में, इस सेक्शन में हमें डिस्कस तो करना है भाई भारत के द्वीप समूह के बारे में, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जो है वो वर्ल्ड के आइलैंड्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक, अगर मैं आपसे स्पष्ट क्लियर कट कहूं तो भारत के द्वीपों को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो यार। ठीक है, देखिए दिस इज आवर इंडिया, ये है हमारा ग्रेट इंडिया और कुछ इस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको दिखाई देगा हमारा इंडिया। और यहां से आपको जो है अब इतने दिनों में आप आसानी से बनाना सीख चुके होंगे कि हमारा ये जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का एरिया है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं भाई, ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, दिस साइड इज चाइना और यहां पर जो है वो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है। ठीक है, अब मैं यहां आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो आइलैंड्स हैं उन्हें आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। देखिए इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इतना नीचे तक नहीं आता है बट यस फिर भी हम इसे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यह है अंडमान
एंड निकोबार आइलैंड्स, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और इसके एग्जैक्टली दूसरी साइड आपको जो है वो ये दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड एज लक्षद्वीप समूह, ठीक है। ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। जरा ध्यान से देखिएगा, आपको जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखता है, इनमें से अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके मैं आपको इन सारे ही क्षेत्र के बारे में, इन सारे एरियाज के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि इस तरफ आपको जो है वो अफ्रीका दिखाई देता है। मैंने ड्रॉ नहीं करा है, लेकिन यहां पर आपको अफ्रीका दिखेगा, ठीक। थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करें, ये अफ्रीका का पोर्शन है। और इधर बच्चों आपको जो है वो मिडिल ईस्ट दिखाई देगा, मिडिल ईस्ट आपको दिखाई देगा। सो दिस साइड इज मिडिल ईस्ट, इस साइड अफ्रीका है, ये लक्षद्वीप है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहां पर आपको जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह का पोर्शन दिखेगा। तो ये मेजर हमारे आइलैंड्स हैं। एज इट इज आप इसे अपनी कॉपी पर बना लीजिए और यहां लिख देते हैं हम प्राउड के साथ दैट दिस इज आर इंडिया, ये है हमारा, हम सभी का भारत, ठीक है। चलो, तो इन दोनों एरियाज के बारे में अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बट पहले मैं आपको थोड़ा वर्ल्ड के बारे में भी बता दूं, वर्ल्ड के आइलैंड्स के बारे में भी जान लीजिए। अब वर्ल्ड के आइलैंड के बारे में जानना क्यों जरूरी है, तो देखो यार, एक तो पहली चीज कि जब एक टॉपिक पढ़ें तो उसे इन ऑल टोटलिटी में पढ़ें, इससे आपको ना सारी चीजों का नॉलेज होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि भाई भारत के द्वीप, तो हमारे द्वीप आप देख पाओगे पीछे, ये जो है हिंद महासागर में आते हैं, इंडियन ओशन में आते हैं, तो इंडियन ओशन के आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसी से मैं आपको आज की क्लास में जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर से लेकर मेटल चेन, आयरन कार्डल, ये सारी चीजें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सहसंबंधित मानी जाती हैं, यानी कि इसकी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा मानी जाती हैं, मैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। और साथ में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे इंडो पैसिफिक एरिया में इस आइलैंड की भू राजनीति इंपॉर्टेंट है। डन, चलिए। चल, अब यहां ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आप मानकर चलिए, अच्छा मैं मानकर चल रहा हूं कि मैंने इतने बार इस सीरीज में, लगभग 26-27वां लेक्चर है ये, और इस सीरीज में मैंने n नंबर ऑफ टाइम वर्ल्ड मैप प्लॉट करा है, तो अब तक तो आप सीख ही चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं सीखा है आपने तो आइए मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा, ये है बच्चों इस दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यहां से आप प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे, ये है साउथ अमेरिका, दिस वन इज टियारा डेल फ्यूगो। यहां से चलते हुए जाओगे तो ये जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दिस वन इज हडसन की खाड़ी। यहां से चलते हुए जाओगे तो ये अलास्का वाला एरिया है, ये जो है ये मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। इसके पश्चात यहां जाइए तो इस साइड आपको जो है वो अफ्रीका दिखाई देगा। अफ्रीका से आप चलते हुए जाएंगे, इस तरीके से आपको जो है वो अफ्रीका दिखेगा। अफ्रीका से आप चलते हुए जाओगे तो ये अरब का प्रायद्वीप है, ये जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी, इरिट्रिया, फाइन, ये नेशंस है यहां पर। इस तरीके से आएंगे तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, यहां वियतनाम, कंबोडिया, अंदर लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया। दिस साइड इज चाइना, ये कोरिया का प्रायद्वीप है, और यहां से जो है वो साइबेरिया का पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है। ये है भाई ग्रीस, इस साइड इटली है, और फिर यहां से चलते हुए जाएंगे तो ये आपको जो है वो पूरा पोर्शन दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके पश्चात यहां आपको जो है वो सुमात्रा आइलैंड्स, यहां पर आपको जावा आइलैंड्स, यहां पर आपको न्यू गिनी आइलैंड, और इसके जस्ट नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे जो है वो छोटा करूं भाई, तो स्पेस हमें थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक। अब मैं इस पूरे वर्ल्ड मैप में रफली अराउंड 20-25 आइलैंड्स जो है वो प्लॉट करने वाला हूं, ठीक है। तो आइए अब जरा इन आइलैंड्स को हम प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये आइलैंड्स हमारे लिए किस अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट होंगे, किस क्रम में ये जरूरी होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले, और मैं डोंट वरी, मैं सारे आइलैंड्स की जो है वो नेमिंग वगैरह भी कर दूंगा, जिससे आपको इन्हें, इनके नोट्स वगैरह बनाने में जो है वो ज्यादा समस्या ना हो, ठीक है। तो इसे हम यहां थोड़ा पास ले आते हैं एक्चुअली में, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए चीजों को लिखने के लिए, ठीक है। आइए, तो पहली बात तो ये कि यार आई थिंक आप लोग वर्ल्ड मैप प्लॉट करना तो सीख चुके हो, ठीक है, इतना तो आपको प्लॉटिंग आ चुकी है। अब यहां पर हम कुछ आइलैंड्स को मार्क करते हैं, ठीक। सबसे पहले तो यहां आ जाएगा, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है भाई, डन। ये है भाई हमारा लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप के जस्ट नीचे यहां आएगा, दिस इज कॉल्ड एज मालदीव्स। अब लक्षद्वीप, मालदीव्स, फिर यहां पर आएगा सुकोत्रा द्वीप, यहां आएगा छागोस द्वीप, ये हम कर चुके हैं, तो एक क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो देन दिस इज कॉल्ड सेशेल्स आइलैंड। सेशेल्स आइलैंड के लिए याद रखना कोरल सुपर हाईवे मिला था, ये पूरे एरिया में फैले हुए हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, प्रवाल से निर्मित हैं, कोरल से निर्मित है। इसके पश्चात यहां आएगा मेडागास्कर, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, माइक्रो कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यहां नीचे आएंगे तो ये यूरोपा है, इसके नीचे ये वाला एरिया इज मॉरिशस, और इसके भी नीचे आएगा ये है रियूनियन आइलैंड्स, वही आइलैंड जिसके पास से जो है कभी प्रायद्वीपीय भारत गुजरा था, पेनिनसुलर इंडिया गुजरा था, और यहीं पर फिशर वेंट इरप्शन यानी कि दरारीय मैग्मा के उद्गार से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो मैं मानकर चलता हूं ये याद रहेगा आपको, यहां पर आइलैंड का क्रम। मैं यहां से जल्दी इसलिए गुजर रहा हूं क्योंकि ये पोर्शन मैं 3 से 4 बार डियर बता चुका हूं, ओके। सो ये हमारा डिस्कशन जो है वो पहले हो चुका है, इसीलिए थोड़ा समय मैं इसमें कम दे रहा था, ठीक है। चलिए अब जरा आते हैं दूसरे आइलैंड्स पर, ठीक है। दूसरे आइलैंड्स में सबसे पहले तो मैं यहां आपको बताऊं तो ये जो है ये इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड या इंडोनेशियाई चापाकार द्वीप समूह या इंडोनेशियन फेस्टून या आर्किपेलागोस ये कहलाता है, ठीक। मैंने सारे नाम बता दिए, हो सकता है हिंदी में कभी वो ट्रांसलेशन में एकदम अद्भुत कोई वर्ड यूज कर ले, ठीक है। चलिए तो ये है सुमात्रा द्वीप, ये है जावा, ये पापुआ न्यू गिनी का आइलैंड है। अब जरा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, इसे थोड़ा आगे खिसका लेते हैं। चलिए अब देखिएगा यहां आपको जो है एक और द्वीप दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ बोर्नियो। बोर्नियो से आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहां पर है फिलीपींस, फिलीपींस से आप यहां से ऊपर जाएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा ताइवान, ताइवान से आप ऊपर जाएंगे तो यहां आपको रियुक्यू आइलैंड्स दिखाई देंगे, यहां आपको जापान दिखाई देगा, होन्शु, होकाइडो, शिकोकू और क्योशु के नाम से यहां पर आपको 4 द्वीप दिखेंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपको रियुक्यू आइलैंड्स मिलेंगे, ठीक है। सो यहां पर ये कुछ आइलैंड्स का क्रम है। इसके अलावा आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर नोवा जेमालिया नाम से द्वीप है, जो कि ऊपर आने वाला आइलैंड है, ये आर्कटिक के एरिया में आने वाला एक बड़ा द्वीप है, ठीक है। इस एरिया में आएंगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड आपको दिखाई देगा विच इज ग्रीनलैंड। ये मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए आई वांट कि आप थोड़ा सा फास्टली इसे जो है वो याद करें, ठीक। ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड से नीचे आएंगे देन दिस इज कॉल्ड आइसलैंड। यहां नीचे आएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा तथा कथित रूप से ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। और इसके ऊपर आएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा फैरो आइलैंड, ठीक। अब देखो यहां पर रियुक्यू न्यूज में था क्योंकि 1831 में यहां पर एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। इस वोल्केनिक इरप्शन में पूरे उत्तरी गोलार्ध का, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तापमान जो है वो 1 सदी के लिए 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब आप कहोगे कि सर इससे क्या हो जाएगा? मैं आपसे कहूंगा इससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आज के समय दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी बात क्या कही जाती है? हमारी पृथ्वी का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब जितना प्री इंडस्ट्रियल, औद्योगिक क्रांति के पहले जितना पृथ्वी का तापमान था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर नहीं जाना है। सोच के देखिए क्या कंडीशन है कि अभी से कुछ समय पहले अर्थ का टेम्परेचर जो है प्रीवियस ईयर, आप जाइए गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, पिछले साल की न्यूज रही कि पृथ्वी को बुखार आ गया है। अर्थ इज इन अ फीवर। क्यों? पिछले साल की जनवरी इस 21वीं सदी की सबसे गर्म जनवरी रही, फरवरी 21वीं सदी की सबसे गर्म फरवरी, मार्च 21वीं सदी का सबसे गर्म मार्च, सेम एज अप्रैल, सेम एज मई, सेम एज जून और जुलाई तक ये कहानी चलती रही। क्या दर्शाता है ये दर्शा रहा था कि पूरे विश्व ने मिलकर इतना पैसा, जो बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर खर्च करें कि पृथ्वी का तापमान जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे। सारे कस्मे वादे खाए गए, पेरिस एग्रीमेंट साइन करा गया, यूएसए ने उससे विड्रॉ कर लिया, ये सारी चीजें जो है वो चलती रही। डन। लेकिन जो टारगेट बनाया था वो टारगेट ही अचीव नहीं हुआ। पृथ्वी का तापमान प्री औद्योगिक काल से, मतलब प्रायर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना था वो पिछली साल तो चला गया था। ठीक। अब ये जो ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, मतलब एग्जैक्टली बॉर्डर लाइन वॉयलेशन था, लेकिन यस वो जाता हुआ दिख रहा था। अब ये जो कंडीशन थी ना, इस पर सारे देश मिलकर क्या एग्जामिन करने वाले थे? देखिए मैं कह रहा हूं ना, वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स होती है, हम उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है।
और यूपीएससी इसी चीज को समझती है और फिर वो अंडरस्टैंडिंग से प्रश्न पूछती है। अब समझो क्या होने वाला है। होने ये वाला है कि आने वाले 3-4 सालों में ये सारे देश मिलकर ये कहेंगे कि यार ये तो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। अब अचीव नहीं होगा ना, तो इसका सबसे ज्यादा घाटा किसे होगा? इन्हें होगा। ये कौन है? ये विकसित देश हैं। इन्हीं के पास जो है वो विकसित इंडस्ट्रीज है। अब वर्ल्ड मिलकर ये कहेगा कि यार देखिए, सभी देश चाहते हैं डेवलपमेंट का फ्रूट खाना। ईच एंड एवरी नेशन वांट्स टू ईट द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये देश जो है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, या फिर साउथ ईस्ट एशिया के नेशन, ये भी तो विकास करना चाहेंगे, ये भी उद्योग लगाएंगे। अब जिन उद्योगों को पहले से आपने स्टैब्लिश कर रखा है, आपको यह करना होगा कि कार्बन क्रेडिट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसके तहत जो है वो अपने इन एरियाज में इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे कर कम करना होगा। और ये चल रहा है, इसको और हार्ड करने की बातें होंगी। और इसका प्रिविलेज जो है वो कहीं ना कहीं, या फिर इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कहीं ना कहीं यहां मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया के नेशन इंडिया या चाइना को मिलेगा कि भाई ज्यादा जो कड़े नॉर्म्स हैं, ज्यादा जो हार्ड नॉर्म्स हैं, ये थोड़े ज्यादा बनाए जाएंगे फॉर वेस्टर्न कंट्रीज। अगर आपको इसे डिटेल में समझना हो तो डोंट वरी, मैं अभी जो है वो एनवायरमेंट वाले कोर सेक्शन में भी एंटर करने वाला हूं, वहां मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक। जहां हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो आइलैंड्स है या फिर ये जो एरिया है, इस एरिया ने अपने विकास के लिए ना एक मैकेनिज्म बनाया था और पूरे वर्ल्ड के लिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया था, स्वच्छ विकास कार्यक्रम बनाया था। और इसमें ना कार्बन क्रेडिट और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि वर्ल्ड में इस तरीके से व्यापार होता है, ठीक। तो कुल मिला के यहां पर एक सिस्टम है। वो सिस्टम कहता है कि जो विकासशील देश है उन्हें थोड़ा सा जो है सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाए, वो अपने उद्योग थोड़ा खुलकर लगा सके, और जिन्होंने पहले से लगाकर अपना विकास प्राप्त कर लिया है उन्हें कहा जाता है कि अपने उद्योगों को नियंत्रण में रखो। अब इस बात को समझो कि अभी प्रीवियस ईयर जो टेम्परेचर राइज हुआ है, जो तापमान बढ़ा है, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के ब्रैकेट को पार करेगा आने वाले 2-4 सालों में, और ये सारे देशों को होगा नुकसान। और ये देश जो है इस नुकसान से बचने के लिए अपनी नई रिसर्चेस लाना शुरू कर चुके हैं। ये सभी मिलकर अब जो है वो एक नए तरीके से डिफाइन करेंगे चीजों को। पता है कैसे? अब ये जो है वो टारगेट ही बदलने वाले हैं। अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं आई है, ये मेरा निजी मानना है कि ऐसा होगा। मतलब मैं पहले कह दूं कि ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा होने की संभावना है। जरूर इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि और कोई रास्ता भी तो नहीं है। 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट बनाया गया था वो टारगेट अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है, और अचीव नहीं होगा तो नॉर्म्स को हार्ड करा जाएगा और कठोर करा जाएगा, और कठोर करे जाने पर सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप और यूएसए को होगा। अब ये इस नुकसान को क्यों बेयर करें? ये वही करेंगे जो हर देश आज तक करता आया है। इतिहास अपने आप को हमेशा रिपीट करता है, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे वो जो है वो ग्रीस का एम्पायर हो, या फिर आज के समय जो है वो इंडिया के अंदर पॉवर्टी की लाइन हो। हर जगह यही कहा जाता है और यही करा जाता है कि जैसे ही शासन को लगता है, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है, जैसे ही राजा को लगता है कि मेरे बनाए हुए नॉर्म्स जो है अब मैं ही उसे मैच नहीं कर पा रहा हूं, तो नॉर्म्स ही बदल देता है। भारत में आप गरीबी दूर नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, गरीबी रेखा को नीचे गिरा दो। अगर आपने देखा कि भाई भारत में जो है वो 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, तो मिटाओ गरीबी रेखा को, नीचे खींच दो गरीबी रेखा, सब ऊपर चले जाएंगे। Rather than making wealth in the nation, you just have to make the standards reorganized again. आपको दोबारा नॉर्म्स बनाने के, आपको दोबारा जो है कार्यक्रम शुरू करने की बजाय नॉर्म्स बदलने की आवश्यकता है। यही करा जाता है। अब क्या होगा? अब जो है मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां पर यह है कुरिल द्वीप, मैं यहां नाम लिख देता हूं, यहां पर है कुरिल द्वीप, कुरिल द्वीप, ठीक। और ये जो कुरिल द्वीप है ना, मैं जरा इसे बड़े अक्षरों में लिख देता हूं भाई, थोड़ा सा यहां पर अक्षरों का साइज बढ़ा दिया जाए। यह है कुरिल द्वीप, ठीक। अब पता क्या करा जाएगा? कुरिल द्वीप के लिए कहा गया कि यहां पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ज्वारित्स्की ज्वालामुखी, और ज्वारित्स्की ज्वालामुखी में ना कहा गया कि 1831 में विस्फोट हुआ था। इससे पूरे उत्तरी गोलार्ध का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, औसतन 100 वर्षों के लिए। अब यह कहा जाएगा कि देखो भाई, हमने जो टारगेट बनाया था ना कि औद्योगिक काल से पहले का जो तापमान है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि नहीं करने देनी है। तो अब कहा जाएगा कि देखो भाई, पहले ही प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे 1 डिग्री तो कम था ही, तो वो 1 डिग्री तो सामान्य गति से बढ़कर आगे आ गया। हमने जो है ये कहा था कि प्री औद्योगिक यानी कि औद्योगिक काल के पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर हम जो है वो यहां से तापमान यहां तक
1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ठीक, क्योंकि औसतन पृथ्वी का तापमान तो बढ़ता ही है, तो यहां से यहां तक 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ने देंगे। पर अब दिक्कत यह है कि यहां पर मान लीजिए 0 था, तो 0 डिग्री से हम 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। अब ये कह रहे हैं कि देखिए पहले ही यहां पर ना -1 डिग्री सेल्सियस करिए, पहले ही यहां का तापमान जो है वो औसतन 1 डिग्री सेल्सियस तो कम था। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहां 26 डिग्री सेल्सियस था, तो हमारा कहना था कि हम तापमान को 27.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने नहीं देंगे पृथ्वी के औसत तापमान को। पर अब कह रहे हैं कि जो 26 था ना, ये 26 तो 1 डिग्री पहले से ही कम था, यहां पर होना था 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो अब यहां पर कितना होना चाहिए था, बोले 28.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब हम जो है वो टारगेट को अभी हमने हिट नहीं करा है, हम उसके नीचे ही हैं। आप इस बात को समझिए कि ये जो थ्योरीज आ रही हैं, नो डाउट ये सही होंगी, हम इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी की दिशा जो है वो अंततः कहीं ना कहीं वहां जाते हुए दिखती है। जब आप ये सिद्ध करने पर जो है वो उतारू हो जाएंगे कि औद्योगिक काल के पहले कुरिल द्वीपों में जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और उस समय जो ज्वालामुखी का विस्फोट था इसके कारण पूरे उत्तरी गोलार्ध का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो भाई आपने जो स्टैंडर्ड उसी के अकॉर्डिंगली बनाया है, आप आगे चलकर उसमें भी चेंजेस की बात कहोगे। अभी ये चर्चा में नहीं है, क्योंकि ये अभी जो कुरिल द्वीप में ज्वालामुखी मिला है उसके साक्ष्य ग्रीनलैंड में मिले हैं, अभी इस पर रिसर्च होगी, लेकिन ये रिसर्च अगर आगे बढ़ती है तो ये वही बात हुई ना बच्चों कि मैंने जो है वो हाथ में गन ली, गन लेकर मैंने आपकी ओर पॉइंट करी, पॉइंट करने के बाद मैं ट्रिगर ओपन कर रहा हूं, उसमें गोलियां फिट कर रहा हूं, और मैं अपनी उंगली जो है वो लगातार ट्रिगर की ओर बढ़ा रहा हूं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसके बाद जो है मैं पूजा अर्चना करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद मैं बुलेट फायर करूंगा। अगर इस तरीके से जो है वो वर्ल्ड टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर रहा है और टारगेट अचीव हुआ नहीं है और होना जैसा लग भी नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड जो है वो आगे इस पर बात करेगा, ठीक। नो डाउट कि ये टॉपिक थोड़ा सा जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के टच का है, बट मेरा कहना यह है कि इस तरीके से पढ़ने पर आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबसे जरूरी है कि आपको पहले तो जो है वो इस आइलैंड की लोकेशन पता हो और यहां के द्वीप के बारे में आपको जानकारी हो, ठीक है। तो ये कुरिल द्वीप है। अब जरा आ जाइए इधर पे, अब मैंने इधर के आइलैंड्स जो है वो बता दिए हैं आपको, ठीक है। यहां के आइलैंड्स के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। यहां पर साइप्रस है, यहां क्रेटे है, यहां सिसिली है, यहां सैरडीना है, यहां बेलेरिक है, यहां कोर्सिका है और यहां पर कैनरी द्वीप है। इन सारे आइलैंड्स की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। इसी तरीके से यहां पर आपको जो है वो कुछ आइलैंड दिखाई देंगे, कैरेबियन आइलैंड्स हैं। यहां पर आपको जो है वो खैर मैं भी आपको नाम लिखकर भी बता दूंगा। यहां आपको जो है डोमिनिकन रिपब्लिक दिखाई देगा, हैती दिखाई देगा, क्यूबा दिखाई देगा, बहामास दिखाई देगा, जमाइका। क्यूबा, बहामास, जमाइका, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये जो है वेस्ट इंडीज आइलैंड में आने वाले देश हैं, ठीक है। डन। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी जो है वो इनकी नेमिंग कर आगे बढ़ता हूं। ये कुरिल है, इसके नीचे आएंगे। देन दिस साइड इज जापान। जापान के लिए मैं आइलैंड्स बता चुका हूं आपको, होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्योशु। और ये जो है ये वाला एरिया इज रियुक्यू। यहां वाला आइलैंड्स आर ताइवान। इसके नीचे वाले आइलैंड्स इज फिलीपींस। ये है फिलीपींस। ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बोर्नियो। फाइन। नाउ इधर पे आपको दिखाई देगा ये है इंडोनेशियाई आर्क ऑफ आइलैंड। इंडोनेशियाई चापाकार द्वीप समूह, ठीक है। ये इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड है। यहां आपको जो है वो दूसरे आइलैंड्स दिखाई देंगे। ये है हमारा अंडमान, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां आपको जो है वो, अब मैं इसे जरा ऊपर लिखूं भाई, ये है लक्षद्वीप। यहां आप आएंगे, देन दिस इज मालदीव्स। इसके नीचे आओगे, देन ये है इज छागोस। हमारी 2 से 3 बार इस पर चर्चा हो चुकी है। ये है इज सुकोत्रा,
रेयरेस्ट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एरिया है, दुर्लभ जैव विविधता पाई जाती है, लिख लीजिएगा। और सोमालियन पायरेसी का यहां पर प्रॉब्लम भी है। इसके अलावा ये है सेशेल्स, यहां आपको दिखाई देगा इज मॉरिशस, ये आपको दिखाई देगा इज रीयूनियन, ओके, दिस एरिया इज रीयूनियन, ये एरिया इज मेडागास्कर, ये एरिया इज यूरोपा, दिस साइड, दिस आइलैंड इज कैरेबियन द्वीप। कैरेबियन द्वीपों के लिए मैंने नाम बता दिया है, हैती, जमाइका, जो डोमिनिकन रिपब्लिक है, क्यूबा और बहामास। क्यूबा इज फेमस फॉर शुगर केन, जमाइका इज फॉर हवाई एंड हवाई क्लोथिंग एंड ऑल, इस सब चीज़ों के लिए। और हैती का एरिया जो और डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये थोड़ा सा अस्थिर देश है, यहाँ सिविल वॉर जैसी कंडीशंस कई बार देखने को मिलती हैं। वॉल्केनिक एरिया है, आर्क ऑफ आइलैंड में आता है, वेस्ट इंडीज कहा जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ आपको जो है वो दिखाई देगा, ये है ग्रीनलैंड, फाइन, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद ये जो एरिया है ये है फैरो द्वीप, यहां आपको ग्रेट ब्रिटेन और आइसलैंड दिखेगा, यहां मैं लिख देता हूं दिस इज आइसलैंड, और ये जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है। यहां आपको ये है नोवा जेमालिया, ठीक, और इस एरिया में आपको जो है वो कुछ आइलैंड्स और मिलेंगे, ठीक है। जरा मैं इन्हें भी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूं, 2 मिनट का समय और लगेगा। यहां आइए, जरा आप देखेंगे तो ये जो है ये आइलैंड्स हैं, ये जो द्वीप हैं इन्हें कहा जाता है, ये आइलैंड्स इज कॉल्ड एज एलिजाबेथ आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, ये एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ आइलैंड। Another one is Victoria Island and another one is यहां पर आता है एक बफिन आइलैंड, बफिन द्वीप, ठीक। तो ये यहां पर पाए जाने वाले कुछ आइलैंड्स हैं। इसके अलावा इस तरफ जो है आपको गैलापागोस द्वीप दिखाई देगा, यहीं पर जो है वो चार्ल्स डार्विन ने बैठकर किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। यहां पर गैलापागोस आइलैंड में जो है वो क्या इसका एक प्रजाति होती है पेंगुइन्स की, गैलापागोस पेंगुइन, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेंगुइन्स हैं, ये भी यहां पाए जाते हैं। ये कहलाता है गैलापागोस द्वीप, और ये जो है ये कहलाता है इस दक्षिणतम मानवीय अधिवास का एरिया टियारा डेल फ्यूगो, टियारा डेल फ्यूगो, फाइन। तो ये जो है ये इन आइलैंड्स का पूरा क्रम है। यहां पर इस तरीके से आपको ये जो है वो ये आइलैंड्स दिखेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में यहां आपको जो है वो न्यूजीलैंड वाला एरिया दिखाई देगा, बट मैं इसके बारे में आपसे अलग से चर्चा करूंगा, डोंट यू वरी अबाउट दिस। मतलब ये विल बी आवर एजेंडा ऑफ डिस्कशन, बट नॉट इन टुडेज क्लास बट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर के आइलैंड्स बच्चों मैं बता चुका हूं, ओके। इसके अंदर के आइलैंड्स की चर्चा हमारी हो चुकी है भूमध्य सागर में जो आते हैं, ठीक। अब जरा आइए मैं आपको एक एक करके लक्षद्वीप और हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में कुछ चीजें बताता हूं, ओके। चलिए यहां ध्यान से देखिएगा, यह है हमारा लक्षद्वीप का एरिया, ठीक, लक्षद्वीप समूह, ओके। अब यहां ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात तो जो लक्षद्वीप है, ठीक, ये आइलैंड्स हैं जो कि कहलाते हैं प्रवाल द्वीप, ठीक है, ये कहलाते हैं प्रवाल द्वीप। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रवाल क्या होते हैं, तो प्रवाल जो है वो एक्सोस्केलेटन एनिमल्स होते हैं, ठीक, बाह्य कंकाल के जीव होते हैं, और इनमें जो स्केलेटन है वो इनका बाहर होता है, और उसके ऊपर जो है इस तरीके से इनमें टेंटिकल्स जो है वो लगे होते हैं। इन टेंटिकल्स में आपको ज़ूज़ैंथेरी नामक जो है वो एक सिंगल सेल्यूलर जीव दिखाई देगा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करता है,
फाइन, टेल मी, ये जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा क्या करता है? ये हो गया इसका टिन या पॉलिप, ये पॉलिप कहलाता है, ठीक। और ये जो है ये कहलाता है इसका टेंटिकल्स, ठीक। ये है इसके टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स में लगा होता है इसमें जो है वो जूजेंथली। जूजेंथली करता है प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन देता है प्रवाल को, साथ में इसे रंग भी प्रोवाइड करता है। यह करता है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये जो ऑक्सीजन है वो प्रवाल को देता है, कलर जो है वो प्रवाल को देता है, ठीक। अब बच्चों जब इसकी मृत्यु होती है, ठीक, तो इसके जो बोन्स हैं, इसका जो स्केलेटन है, ये एक के ऊपर एक जमता जाता है, और इसकी हड्डियों के जमने से जो है वो स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम रीफ कहते हैं। रीफ बोले तो ये होती है रॉक्स, ठीक, ये होती हैं रॉक्स, ये है चट्टानें, ठीक। और ये जो चट्टानें हैं या ये जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स अंततः जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे प्रवाल भित्तियां, ये भित्ति ही कहलाता है, रीफ्स को हिंदी में भित्ति कहते हैं, ये कहलाता है प्रवाल भित्तियां या प्रवाल द्वीप, ठीक। अब सिंपली लैंग्वेज में समझिए, बाद में फिर मैं आपको प्रवालों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि इस तरीके से जो है वो प्रवाल, मान लीजिए एक द्वीप है, यहां पर जो है इस तरीके से पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब ना प्रवाल जो है वो, अब देखिए पानी में एक निश्चित गहराई तक ही जो है वो सूर्य का प्रकाश जाता है, जिस गहराई तक जाता है उसे कहते हैं फुटिक जोन, यह कहलाता है फुटिक जोन। और जो फुटिक जोन होता है यहीं पर जो है वो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं प्रवाल। अब सोचिए कि इस सतह में यहां पर जो है वो प्रवाल ग्रो हुए, राइट। अब आपने सुना होगा कि भाई जहां प्रवाल ग्रो होते हैं वहां पर जो है वो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जिस गहराई के नीचे सूर्य का प्रकाश होगा बाय डिफॉल्ट वहां पर जो है वो आपको प्रवाल दिखेंगे, जिस गहराई में सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा उस स्थान पर आपको प्रवाल नहीं दिखाई देंगे, ठीक। अब जहां आपको प्रवाल नहीं दिख रहे हैं वहां पर तो हमें कोई स्ट्रक्चर भी नहीं दिखेगा, लेकिन जिस स्थान पर प्रवाल हैं, अब आप थोड़ा ना इमेजिन करिएगा, आई वांट कि आप थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग करो, ओके। देखो आप एक बात पाओगे कि मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा कि यार ये देखें कि ये जो है ये एक खिड़की है, ठीक, इसके बाजू में आपने यहां पर एक प्लांट रख रखा है। आप कुछ समय में नोटिस करेंगे कि ये जो प्लांट है ये समय के साथ जो है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा इस खिड़की की तरफ। क्यों बढ़ना स्टार्ट करेगा, क्यों ग्रो करना स्टार्ट करेगा? तो उसका कारण है, कारण इस कि ये जो आप देख रहे हो पौधा है, इसे सनलाइट, इसका भोजन यहां से मिल रहा है, तो जहां से इसको इसका भोजन मिलेगा ये थोड़ा सा उस ओर जो है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक। अब यही कुछ कंडीशन आ जाती है, आप यहां पाएंगे कि ये जो प्रवाल है, ये जो कोरल है, ये कोरल बेसिकली चूंकि सूर्य का प्रकाश इसे ऊपर की दिशा से मिल रहा है, तो एक प्रवाल की मृत्यु के पश्चात दूसरा प्रवाल भी यहीं पर ग्रो होगा, ठीक। फिर यहां पर दूसरा प्रवाल ग्रो होगा, फिर यहां दूसरा प्रवाल ग्रो होगा, और ऐसे करते हुए प्रवाल जो है एक तट जैसा बना लेंगे, ठीक। ये चारों तरफ जो है इस द्वीप के इस तरीके से एक तट वगैरह जो है वो बना लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से जो है वो एक तट का जो है वो निर्माण कर देंगे, ठीक। बच्चों इसे कहा जाता है तटीय प्रवाल। तो तटीय प्रवाल ऐसा नहीं है कि तट पर होता है। देखो यूपीएससी इज अ गेम ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का गेम है। आप सिंपल सी बात हो, कंसेप्ट पे वर्क करता है। वो कहेगा तटीय प्रवाल कहां पाए जाते हैं। तटीय प्रवालों का सबसे बड़ा गुण है कि ये सागर तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आपको लगेगा एग्जैक्टली यस भाई, तटों में तो पाए जाते हैं। नो, इनका सबसे बड़ा गुण तो ये है कि ये जो है ये तटीय क्षेत्र में नए तट का निर्माण करते हैं। ये देखिए, पहले तट ये व्हाइट कलर की लाइन थी, अब ये येलो कलर की लाइन है, इसलिए इसे जो है वो तटीय, जस्ट अ सेकेंड, इसलिए इसे जो है वो तटीय प्रवाल कहा जाता है, ठीक, डन। अब देखो
समय के साथ ये जो है वो लगातार ग्रो होते रहेंगे। लगातार ग्रो होने के कारण ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रवाल हैं ये धीरे धीरे कर कर तट को इतना ऊपर ले आएंगे कि ये तट जो है वो इतना पास आ जाएगा सागरीय सतह के कि अब इस सतह में सामान्य रूप से शिप एंटर नहीं कर पाएंगे। गहरे पानी के शिप एंटर नहीं कर पाएंगे। क्यों एंटर नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस प्रकार की स्थिति बनेगी। जरा ध्यान से देखिएगा। फाइन, ये जो है ये आइलैंड है और आइलैंड में आप पाओगे कि ये जो है ये सागरीय स्तर है, ठीक। और यहां आपको जो है ये प्रवाल का एरिया दिखाई देगा, ठीक। ये पहले इस तरीके से यहां ग्रो हुए थे। मान लीजिए यहां तक जो है वो फुटिंग जोन था, इमेजिन कर लीजिए यहां तक फुटिंग जोन था, ठीक। तो इस पूरे पार्ट में जो है वो प्रवाल ग्रो हो चुके थे। ये पूरे एरिया में जो है ये प्रवाल ग्रो हो गए थे। लेकिन अब जो है ये प्रवाल और ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जरा देखिएगा, अब ये बढ़ते हुए जो है वो इस तरीके से समय के साथ ये ऊपर आते जाएंगे, ठीक। ये इस तरीके से जो है ये ऊपर आते जाएंगे और जब ये ऊपर आएंगे, ठीक, तो बच्चों ये ऊपर आने की जो प्रोसेस है, लेयर बाय लेयर ऐसे ऊपर उठने की जो प्रोसेस है, इसमें अंततः ये सतह के बिल्कुल पास आ जाएंगे, ठीक। और ये जो सतह के पास आना है, ध्यान से देखिएगा, ये एक समय पर ऐसा हो जाएगा कि अब जो यातायात के शिप हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के शिप हैं, ये शिप की तलहटी से टकराने लगेंगे, यानी कि ये एक अवरोध बन जाएंगे, ठीक। तो इसे कहा जाएगा अवरोधिका प्रवाल, ठीक। दिस इज कॉल्ड एज अवरोधिका प्रवाल, ठीक। सो ये जो है ये अवरोधिका प्रवाल कहलाते हैं। अवरोधिका प्रवाल में एक बात याद रखना कि ये प्रवाल जो है वो तटीय प्रवालों का विकसित रूप है। मतलब जो तटीय प्रवाल थे, ठीक, जो तटीय प्रवाल थे, ये तटीय प्रवाल का ही विकसित फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है। बस तटीय प्रवाल गहराई तक थे, ये पानी को एकदम उथला कर लेते हैं। ये अवरोधिका क्यों है? क्योंकि जो शिप वगैरह आएंगे, ये शिप के यातायात को बाधित करता है, ठीक। जो बड़े जहाज हैं, जहाजों द्वारा जो यातायात होता है उसे बाधित करते हैं, ठीक। इसलिए इन्हें अवरोधिका प्रवाल कहा जाता है। डन। अब इसका भी एक एडवांस फॉर्म है और यह कहलाता है हमारे लक्षद्वीप का एरिया, ठीक। यह है एक द्वीप, यहां आपको दिखाई देगा सागरीय स्तर, ठीक। और बच्चों ये देखिए, यह है यहां का एक और फॉर्म। अब देखिएगा यहां क्या होगा बच्चों। समय के साथ जो है, मैं जरा इस सागर को 2 मिनट हटा दूं। देखिए समय के साथ होगा ये कि प्रवाल की एक लेयर यहां जम गई, मान लीजिए यहां तक जो है फुटिंग जोन है, ठीक। एक प्रवाल की लेयर जो है वो यहां जम गई, फिर प्रवाल की लेयर जो है वो यहां आ गई, फिर प्रवाल की लेयर जो है यहां आएगी, फिर अगेन, और ऐसे करते हुए जो है वो प्रवाल इस तरीके से पूरे द्वीप में यहां तक जो है वो भर जाएगा, ठीक। प्रवाल का निर्माण जो है वो यहां तक हो जाएगा। डन। अब इस तरीके से जब ये प्रवाल यहां निर्मित हो जाएंगे, इस तरीके से जो प्रवाल है वो यहां तक निर्मित हो जाएंगे। अब इस प्रवाल का जो है वो एक वेट पड़ेगा यहां, ध्यान से देखना, जो प्रवाल है ये उसका वेट यहां तक पड़ेगा, ठीक। और इसके बाद जो है इस वेट का, ठीक, इस वेट का अफेक्ट यहां पड़ेगा और समय के साथ ये द्वीप जो है इस भार के कारण थोड़ा सा नीचे की ओर धंस जाएगा। और जब ये नीचे की ओर आएगा ना, तो प्रवाल इस तरीके से आपको जो है एक टिप के फॉर्म में बाहर दिखने लगेंगे, ठीक। ये इस तरीके से बाहर दिखने लगेंगे, द्वीप थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, प्रवाल थोड़े से ऊपर हो जाएंगे। और इस स्थिति में यहां आप पाओगे कि ये देखिए जरा, ये जो स्थिति आपको दिख रही है,
इसके अकॉर्डिंगली आप यहां पाओगे कि ये जो है ये एक द्वीप के समान चारों तरफ इस मेन आइलैंड के आसपास ग्रो हो जाएंगे। अब ये कैसा दिखाई देगा? तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये एक रिंग के शेप में दिखाई देगा। क्यों रिंग के शेप में दिखाई देगा? तो एक बात बताओ यार, सिंपली ध्यान से देखना और मुझे उत्तर करिएगा। ये जो आइलैंड है, फाइन, ये चारों तरफ ग्रो होंगे और जब चारों तरफ ग्रो होंगे तो ये धीरे धीरे करके बाहर आ जाएंगे और बाहर आ जाएंगे तो ये एक जो है ऐसा रिंग के शेप में आइलैंड बनाएंगे। इस रिंग के शेप के आइलैंड को कहा जाता है एटोल्स। फाइन, दिस इज कॉल्ड एज एटोल। फाइन, एटोल्स। ठीक, तो मेक इट श्योर कि जो रिंग शेप आइलैंड्स हैं ये अंततः सबसे विकसित, सबसे एडवांस फॉर्म होता है प्रवालों का। तो प्रवाल पहले तटीय प्रवाल बनाते हैं, प्रवाल कह लीजिए, या फिर इसे जो है इंग्लिश में कहा जाता है कोरल। ठीक, तो आप या तो इसे प्रवाल कह लो या तो कोरल कह लो। कोरल पहले जो है वो कोस्टल कोरल, इसके बाद जो है वो बैरियर और इसके बाद जो है वो एटोल्स बनाते हैं। तटीय प्रवाल और इसके बाद अवरोधिका प्रवाल एंड देन आफ्टर इज कॉल्ड एटोल्स और इज कॉल्ड अटोल को तो अटोल ही कहा जाता है, हिंदी में भी एटोल्स कहते हैं। ठीक, अब ये सारी जानकारी हम लेके हो रहे हैं और पता है इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में ना ऐसा उथला उथला सा पानी होता है। ठीक, आप इमेजिन करिए कि आप जो है एक ऐसे आइलैंड में गए हैं जो आइलैंड ही एक रिंग के समान है और इस आइलैंड के बाहर का जो ओशन है ये एकदम गहरा पानी है, ये गहरा सागर है, ये गहरा सागर है और इसके अंदर का जो पानी है ये उथला सागर है, ये उथला सागर है। तो ये आसपास एकदम जो है वो डार्क ब्लू वाटर, गहरा जो है पानी आपको दिखाई देगा और इन आइलैंड्स में यहां लोग रह रहे हैं और इसके बीच का पानी बिल्कुल उथला है। क्यों उथला है? क्योंकि यहां देखिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पूरा आइलैंड इसके नीचे है। ये शैलो ग्रीन, ये डार्क ग्रीन और आसपास का पूरा एरिया प्रवाल से बना। और प्रवाल मतलब कि ये पूरा आइलैंड जो है वो प्योरली व्हाइट बीचेस का होगा। सफेद बीच आपको यहां दिखाई देंगे। ठीक है, सफेद जो बीचेस हैं ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो याद रखना कि ये जो आइलैंड्स हैं इनका फॉर्मेशन और इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से होता है। अब आइए जरा मैं आपको लक्षद्वीप के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। देखो, लक्षद्वीप आइलैंड्स याद रखिए कि ऐसे तो इनका नाम जो है वो लक्षद्वीप है, बट लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप। ठीक, ये होता है 1,00,000 द्वीप, परंतु यहां 1,00,000 द्वीप नहीं होते। ठीक है, यहां पर जो है वो टोटलिटी में 36 द्वीप हैं। 36 जो है वो यहां आपको द्वीप दिखेंगे और इन 36 द्वीपों में से लगभग 12 द्वीप ही ऐसे हैं जहां पर आपको मानव जीवन दिखता है। बाकी के जो द्वीप हैं ये ज्वार तथा भाटा, इसमें जो है वो प्रभावित होकर जलमग्न भी होते रहते हैं, जलमग्न होते जाते हैं। ठीक, मतलब ज्वार आता है तो जो है ये जलमग्न हो जाते हैं, भाटा आता है जो पानी उतर जाता है तो फिर से दिखने लगते हैं। तो 36 आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि ज्वार भाटा के प्रभाव में जलमग्न वगैरह होते रहते हैं। अब नेक्स्ट बात सुनिए, देखिए यहां पर ये जो 36 आइलैंड्स आपको दिखाई देते हैं, माफ कीजिएगा, जो 36 आइलैंड्स आपको यहां दिखाई देते हैं इनमें से कुछ आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट नंबर पर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इज अमीन द्वीप। इसके अलावा किरीबाती जो इसकी प्रशासनिक राजधानी है। एक और द्वीप है विच इज पीटी आइलैंड, पीटी द्वीप।
और फिर एक और आता है विच इज कॉल्ड एज, जो इसका सबसे दक्षिणी एरिया भी है, सबसे जो है वो लास्ट में आना वाला एरिया भी है, मिनिकॉय कहलाता है ये। ठीक, तो आपको मिनिकॉय दिखेगा, इसके बाद पीटी आइलैंड, किरिबाती और अमीन द्वीप। ठीक, अब यहां समझना कि अच्छा ये एरिया ना लक्षद्वीप, एक तो पहली चीज ये अपने ना नारियलों की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहां पर एक विशेष प्रकार का जो है वो नारियल भी पाया जाता है, इसे लक्षद्वीपी नारियल कहते हैं, लक्षद्वीपी नारियल भी कहा जाता है। ठीक, और पता है इस नारियल की विशेषता क्या होती है? इस नारियल की विशेषता, अच्छा और ये यहाँ का ना नेटिव है, मतलब कि यहाँ का एंडेमिक है, लक्षद्वीपी नारियल केवल लक्षद्वीप में ही मिलता है, यहीं पाया जाता है। और इसकी पता है विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये जो है ये, इसमें आपने अक्सर नारियल पानी वगैरह पिया होगा तो आप पाएंगे कि उसमें उसका एक वाटर होता है और एक उसकी क्रीम होती है। इन नारियलों की विशेषता है कि इनमें क्रीम बहुत होती है, मतलब हाफ वाटर हाफ क्रीम जैसा होता है। तो इस कारण से जो है ये काफी फेमस हो जाता है लक्षद्वीपी नारियल या लक्षद्वीप का नेटिव नारियल। ठीक है, ये जो है कोकोनट है और ये यहाँ के एरिया के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब ये जो है यहाँ के मेन आइलैंड्स हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो है यहां पर पूरा जो लक्षद्वीप है ये नियरर आता है केरल के कोस्ट के। ये केरल के कोस्ट से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर ही स्थित है, तो ये केरल के तट के पास आता है। तो इसका जो प्रशासनिक और न्यायिक जो कार्य है वो कहीं ना कहीं केरल से जो है वो संबंधित है, ये केरल हाईकोर्ट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि इसके अकॉर्डिंगली ये केरला के आसपास जो है हमें देखने को मिलते हैं, इसका प्रशासनिक या फिर आप कह लीजिए इसका न्यायिक खासकर जो है वो कार्यों का केंद्र। ठीक, बाकी प्रशासनिक केंद्र इसका प्रॉपरली किरिबाती में है। ठीक है, अब आइए जरा मैं आपको आइलैंड्स बताता हूं। देखो, ये मान लीजिए लक्षद्वीप के सारे आइलैंड्स हैं। ठीक, इसके सबसे नीचे आता है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय के लिए मैं यहां लिख भी देता हूं कि मिनिकॉय जो है वो यहां का दक्षिणतम द्वीप है, यहां का दक्षिणतम द्वीप है, सदर्न मोस्ट आइलैंड है। ठीक, इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो मिनिकॉय है जो दक्षिणतम द्वीप है, इसके नीचे आता है मालदीव्स। ठीक, तो यह है इज कॉल्ड लक्षद्वीप, दिस इज कॉल्ड लक्षद्वीप। यहां है मिनिकॉय, मिनिकॉय विच इज पार्ट ऑफ लक्षद्वीप, नो डाउट, दिस इज मिनिकॉय, फाइन। और ये है मालदीव्स। ठीक, तो मालदीव्स, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। अब इसमें याद रखना कि इस तरीके से जो है ये डिवाइड होता है, लक्षद्वीप को मालदीव से और लक्षद्वीप को, मतलब कि मिनिकॉय हो गया, ये मालदीव्स हो गया, इसको ये एक लाइन है, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। ये जो लाइन है, ये लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये कहलाती है 8 डिग्री लाइन, 8 डिग्री चैनल। ये है बच्चों 9 डिग्री चैनल। ठीक, ये 8 डिग्री है और ये 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये चैनल जो है आपको यहां दिखाई देते हैं। 8 डिग्री का चैनल जो है, या तो आप ये कह लो कि लक्षद्वीप को मालदीव से, या फिर आप ये कह लो कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। और जो 9 डिग्री का चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक, ये जो है यहां पर चैनल्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। अब इसके अलावा ये, जैसा मैंने बताया कि किरिबाती जो है वो यहां की प्रशासनिक राजधानी है, ये यहां की प्रशासनिक कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है। और जो पिटी द्वीप है ये काफी ज्यादा फेमस है अपने एक विशेष प्रकार की बर्ड के लिए। यहां बहुत सारी बर्ड्स आती हैं जिसे कहा जाता है
ब्राउन नोडी, ठीक है, ये कहलाती है ब्राउन नोडी। ये आपने देखा होगा, सामान्यतः भारत में पाई जाने वाली एक बहुत साधारण सी चिड़िया है, लेकिन ये यहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो पीटी आइलैंड्स दे आर फेमस फॉर ब्राउन नोडी, और किरिबाती ये प्रशासनिक राजधानी है, मिनिकॉय यहाँ का दक्षिणतम द्वीप है, और अमीन द्वीप यहाँ का फेमस आइलैंड है। ठीक, अब यहाँ समझिएगा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पूरी चर्चा कर रखी है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक चर्चा की थी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक माना जाता है पर्यटन। और लक्षद्वीप जो है वो आप देखोगे, जो रिसेंट पीएम है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, उनका विजिट हुआ था लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में विजिट हुआ और पूरा विवाद शुरू हो गया। मालदीव जो है उसमें बीच में पता नहीं क्यों चाइना के सपोर्ट के कारण जो है वो बहुत जल्दी ही अग्रेशन में आ गए और एंटी इंडिया जो है वो स्टेटमेंट पास करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप एक्चुअल बात समझो बच्चों, रियलिटी ये है कि हम जो है बहुत जल्दी ही रिएक्शंस देने लगते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी का अभी विजिट हुआ एंड ही यूज्ड टू से कि भाई यहाँ पर इतना अच्छा जो है वो बीचेस हैं, ये बहुत बढ़िया प्लेस है, पर्यटन के लिए इसे जो है वो एज अ प्लेस विकसित करा जा रहा है। वो अपने देशवासियों को कह रहे हैं कि भाई बजाय आप मालदीव्स के जाने आप लक्षद्वीप आना प्रेफर कीजिए। आज जब वो उन्होंने ये बात कही, मतलब रिसेंट उस समय पर जब ये बात कही गई, तो पूरे नेशन ने जो है वो सपोर्ट करना स्टार्ट करा, क्योंकि बाहर से जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट आए, जो एक अच्छी बात भी है कि आप अपने देश का सपोर्ट करें। लेकिन हिपोक्रेसी क्या हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स क्या हो जाती हैं? थिंग्स ये हो जाती हैं कि आप आज सपोर्ट कर रहे हैं और आज से कुछ समय पहले भाई जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो लक्षद्वीप में एक भी केस नहीं था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी कि भारत में हर जगह केसेस मिले फर्स्ट वेव में, बट लक्षद्वीप में कोई केसेस नहीं थे कोरोना के फर्स्ट वेव में। फर्स्ट वेव के बाद ही गवर्नमेंट ने जो है ये इंश्योर करा था कि हम अब जो है वो लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा मौका था। टूरिस्ट सारे जो है अपने अपने देश में कैद थे, अब वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू करेंगे, और निकलना शुरू करेंगे तो जहां पर टूरिस्ट पहले से ज्यादा हैं वहां पर क्राउड बढ़ने के कारण वो जाना प्रेफर नहीं करेंगे। तो अगर हम नए प्लेसेस ओपन कर दें तो टूरिस्ट वहां पर जो है वो जल्दी जो है विजिट करने आएंगे। तो लक्षद्वीप जो है वो इसके लिए चुना गया, और फर्स्ट वेव के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लक्षद्वीप में जो है वाइन शॉप ओपन कर दी। कहीं ना कहीं वाइन जो है वो टूरिज्म से रिलेटेड होता है, व्यक्ति जो है वो वाइन कंज्यूम करता है और एक बड़ा तबका जो है वो इसके लिए आतुर भी होता है। ठीक है, तो इस पर तौर पर कहें तो वाइन कंज्यूम करना इज अ थिंग जो अक्सर टूरिज्म से संबंधित हमेशा होता है। तो लक्षद्वीप के एरिया में जो है वो वाइन शॉप नहीं थी, गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज के बाद वाइन शॉप ओपन कर दी, और फिर जो है वो अचानक से सेकेंड वेव आ गई। अब सेकेंड वेव आई तो यहाँ पर जो है वो कोरोना के केसेस निकले। अब वाइन शॉप खुलेगी, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, गतिविधियां बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। वाइन पीने से नहीं हुआ था कोरोना, लेकिन यस जो है वो गतिविधियां बढ़ने से, एक्टिविटीज बढ़ने से कोरोना के केसेस बढ़ गए। अब इससे क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम शुरू हो गई। पूरे जो है वो इंडिया ने मिलकर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करा कि देखो गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर भी जो है वो शराब की दुकानें खुलवा दी, यहाँ पर जहाँ पहले केसेस नहीं आए थे वहां अब केसेस आना शुरू हो गए, सो ऑन एंड सो फॉर। जबकि आप लॉन्ग टर्म विजन देखेंगे तो एंड ऑफ द डे विजन यही था कि भाई देश का जो है वो डेवलपमेंट तभी होगा जब आपके पास जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, लोकल लेवल पे लोगों को रोजगार मिलेगा, और टूरिज्म कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूम करने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम होता है। आप सीधा देख लीजिए गल्फ कंट्रीज, ये गगनचुंबी इमारतें किस लिए बनाई गई हैं? वो बनाई इसलिए गई हैं क्योंकि जमीन से तेल निकलने वाला जो एरिया है वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। तेल खत्म हो जाएगा तो इस तेल से कमाए हुए पैसे से जो है वो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, पैसे से जो हम इंफ्रा बनाएंगे उसे देखने के लिए टूरिस्ट आएंगे और वो अर्थव्यवस्था में पैसा खर्च करेंगे। क्योंकि मैंने डिटेल में पहले समझाया है कि कोई भी जो पर्यटक है वो गरीब नहीं होता, वो जो है वो जेब में पैसे भरकर खुशियां खरीदने आया है। ठीक, और उसे खुशी जो है उस जमीन में खड़े होकर उस चीज को देखने से मिल रही है जो चीज प्राकृतिक रूप से आपके पास है। That guy can buy your tea on the cost of a 5-star hotel. आप कश्मीर में जाइए, कश्मीर में जो है वो एक व्यक्ति अपने घर में कहवा बनाकर पी रहा था, पर वो जो है वो बाहर से आने वाला व्यक्ति जो शायद हजारों लाखों रुपए खर्च करके कश्मीर घूमने आया है, केवल उसे घर के सामने खड़े होकर वादियों को देखते हुए उस 1 या 2 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट के कहवा को जो है वो 100 रुपए में एक कप पीने तैयार है। बिकॉज दैट गाय इज हियर टू अर्न हैप्पीनेस। वो जो है वो खुशियां खरीदने आया है।
सो मेक इट श्योर कि टूरिज्म हर बार इकोनॉमी को बूम करता है और ये ट्रेमेंडस फॉर्म में करता है, क्रांतिकारी तरीके से करता है, और इसका पोटेंशियल लक्षद्वीप में था। तो नेशन का इंटरेस्ट से कि हमें यहां पर जो है वो टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए। अब जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो रिटेलिएशन आ रहा था, और मेरी बात हमेशा याद रखना, इंडिया ऑलवेज रिटेलिएट अगेंस्ट चेंजेस। हम जब भी कोई परिवर्तन होता है, कोई नई चीज आती है, हम उसके अगेंस्ट थोड़ा थोड़ा रिटेलिएट तो करते ही हैं। यह सामान्य मानवीय जो है अवधारणा है, यह ह्यूमन कंसेप्ट है कि हम जो है वो जब भी कोई चेंज होता है उसे जो है वो रेजिस्ट करते हैं। फाइन, तो यह याद रखना कि लक्षद्वीप में जो है वो लगातार टूरिज्म जो है वो पर्यटन जो है उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक, क्योंकि यहां पर वही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको कहां दिखाई देती हैं, आपको दिखाई देती हैं इन एरिया लाइक मालदीव्स या सेशेल्स या मॉरिशस। सो दिस इज ऑल अबाउट लक्षद्वीप। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें और भी बताऊंगा। जैसे जो है वो यहाँ पर जो नेटिव जनजातियां रहती थीं, उन्हीं की किंवदंतियों में कहा गया था कि हमारे दूसरी तरफ जो द्वीप है, जैसे जिन बच्चों का ऑप्शनल होगा वो इसे पढ़ेंगे कि कैनिबलिज्म क्या होता है, स्वजाति भक्षी या नरभक्षी क्या होते हैं। तो जो अंडमान निकोबार की अपोजिट साइड, ये जो लक्षद्वीप के बिल्कुल अपोजिट साइड पाए जाने वाले द्वीप है अंडमान निकोबार, इनके लिए कह दिया गया था कि यहाँ की ट्राइब जो है वो नरभक्षी है। ये कहीं ना कहीं लक्षद्वीप से ही निकली हुई अफवाहें थी, ठीक। खैर ये जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, हम बहुत डिटेल में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे बट इन ऑप्शनल की क्लासेस। ओके, अब थोड़ी समय सीमा जो है वो समाप्त हो रही है, इसलिए मैं लक्षद्वीप को यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अगर ऑप्शन वगैरह पढ़ना चाहते हो तो डियर इस पर मेल कर दीजिए या फिर यहां मैसेज कर दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू असिस्टेंस। और अगर आप टोटलिटी में तैयारी करना चाहते हो तो फिर वेलकम, आपका संपूर्ण बैचेस में स्वागत है, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में इसका ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ की ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि बिल्कुल एकदम आइसोलेटेड आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी ह्यूमन ज्योग्राफी की थिंग्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी अंडमान निकोबार की क्लास, और इसके बाद भारत की जलवायु वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।